हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। देखो, लास्ट क्लास में हमने संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमने बहुत 3 डेरिवेशन किए थे। नंबर 1, कब? जब प्लेटों के बीच में वायु होती है। नंबर 2, जब प्लेटों के बीच में हम एक चालक पट्टी रख देते हैं, चालक पदार्थ की पट्टी रख देते हैं। तीसरा हमने डेरिवेशन किया था जब हम संधारित्र प्लेटों के बीच में क्या रख देते हैं, एक प्रावेतुत रख देते हैं। तो बेटा उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्पेशल केस है आपके यहाँ पे। हेडिंग है हमारी अनेक प्रावेद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जैसे ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है, ये आपकी अर्थिड है यानी कि भू संकर्पित है ये वाली प्लेट, और ये आपका बाह्य मशीन है जिसके द्वारा मैं इसको धनात्मक आवेश दे रहा हूं। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर मैंने अलग अलग प्रावेद्युतांक वैल्यू के प्रावेद्युत को रखा है। जैसे ये कोई प्रावेद्युत है जिसका प्रावेद्युतांक K1 है, ये आपका कोई सेकंड प्रावेद्युत है जिसका प्रावेद्युतांक K2 है, ये कोई थर्ड प्रावेद्युत है जिसका प्रावेद्युतांक K3 है। इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रावेद्युत रख सकते हैं। अच्छा जी, इसकी मोटाई आपकी T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है। ठीक है बेटा, ये आपका डायग्राम के बारे में था। तो आप सबसे पहले केस फर्स्ट लिखने के बाद लिखिएगा, केस फर्स्ट में लिखिए आप, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच के स्थान में प्रावेद्युत पदार्थ की केवल एक पट्टी न होकर T1, T2, T3, T1, T2, T3 Tn यानी कि कितनी भी, ठीक है नहीं, Tn मोटाई तथा K1, K2, K3 Kn प्रावेद्युतांक वाले प्रावेद्युत पदार्थ की कई पट्टियां रखी हो, परंतु प्लेटों के बीच पूरे स्थान को न घेरे हुए हो। तो तब की बात देखते हैं बेटा हम इसमें। देखो, हमने बेटा लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन किया था। जब हम प्रावेद्युतांक रख देते हैं, हम जानते हैं कि C इक्वल टू, हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T और G प्लस में T अपॉन K। ये हमने एक डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में बेटा। ठीक है जी। अब इसी के आगे क्या करना है आपको, जो मैंने थ्योरी लिखा है उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको ये डेरिवेशन लिखना है। तो फिलहाल डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना, आप बाद में बना लेना डायग्राम को, अभी डेरिवेशन पे ध्यान दो। तो हमें पता है C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन K। T क्या होती थी, प्रावेद्युत की मोटाई, और K क्या होता था, उस प्रावेद्युत का प्रावेद्युतांक। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, अगर D है तो D तो आपका सेम ही रहेगा। T क्या थी, उस प्रावेद्युत की मोटाई। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अब T किसके बराबर हो गई, T बराबर हो गई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो यहां पर T बराबर हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है बेटा, डॉट डॉट जितने भी आप प्रावेद्युतांक रखेंगे तो रखिएगा अपने एक्सप्रेशन में। तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D
माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है बेटा, प्लस में अब यहां पे ये होगा आपका T1 अपॉन में K1, यानी कि पहले प्रावैद्युत की मोटाई बटे में उसका प्रावैद्युतांक, फिर आपको लिखना है T2 अपॉन में K2, फिर आपको लिखना है T3 अपॉन में K3, और इसी तरीके से ये आपका डॉट 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 चलता रहेगा। तो आप इस तरीके से उस न्यूमेरिकल को या उस डेरिवेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके यहाँ पे T1 T2 T3 मोटाई की प्रावैद्युत K1 K2 K2 प्रावैद्युतांक का मान हुआ, तो आप उसी फॉर्मूले T की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस में, और वही T1 अपॉन में K1, यानी कि मोटाई तथा प्रावैद्युतांक का रेशियो, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इसी तरीके से जितने भी आप रखोगे। ये एक्सप्रेशन कब है? जब आपका यहाँ पे देखना गैप भी है, गैप में आपकी वायु रहेगी, ठीक है बेटा। फिर सेकंड केस की हम बात करते हैं। लिखिए बेटा, सेकंड केस में यदि समांतर पट्टिका संधारित्र, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में T1, T2, T3 डॉट 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 मोटाई तथा K1, K2, K3 डॉट 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 प्रावैद्युतांक वाले प्रावैद्युत पदार्थ की कई पट्टियां रखी हो, तो इस स्थिति में तो देखो बेटा, डायग्राम बनाना है। अब मैंने क्या किया है कि ये जो आपने मोटाई ली थी ना T1 T2 T3, यहाँ पे आपका गैप था एयर गैप, अब मैंने क्या किया, इस गैप को भी पूरा भर दिया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक T1 है, यहां से यहां तक T2 है, यहां से यहां तक T3 है। मैंने कोई भी एयर गैप नहीं छोड़ा, मैंने पूरे संधारित्र को अलग अलग प्रावैद्युत से भर दिया है, ठीक है बेटा। तो अब यही डेरिवेशन, ये जो आपने लास्ट इस वाले डेरिवेशन में किया था, तो यहां पर ध्यान दो, तो देखो यहां पर आपके लिए अब क्या हो गया, तो D बराबर किसके हो गया बेटा? अगर मैं D की वैल्यू निकालूं तो लिख सकता हूं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो आपका डेरिवेशन था यहां से आपने निकाला था, तो हमें पता था C बराबर में कोई अलग अलग मोटाई के जब मैं प्रावैद्युत रखता हूं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T1 प्लस में T2 प्लस में T3 डॉट 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 प्लस में T1 अपॉन में K1 प्लस में T2 अपॉन में K2 प्लस में T3 अपॉन में K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब ठीक। अब यहाँ पे रखो बेटा इसी चीज को, ये लिखना है फिर ये लिखना है डायग्राम के बाद। तो देखो, तो एप्सिलॉन नॉट A हुआ बेटा ये, ठीक है जी, D। अच्छा जी, ये जो है अब जब आपने इसको पूर्ण रूप से भर दिया है अलग अलग प्रावैद्युत से, तो ये जो आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 है, क्या मैं इसकी जगह D रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं D, और प्लस में बेटा कितना हुआ, T1 अपॉन में K1, T2 अपॉन में K2, T3 अपॉन में K3, और जी डॉट 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 ये सब, और ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ठीक है बेटा। जब ये कैंसिल आउट हुआ तो आपका फॉर्मूला क्या बना, फाइनली आपके पास बन जाता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2 प्लस T3 अपॉन में K3 प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित प्रावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश, ठीक है बेटा। यानी कि हमने प्रावैद्युत, जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच आपका एक प्रावैद्युत रख देते हैं, तो हमने वहां पर प्रावैद्युत किस तरीके से कार्य करता है वो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया हुआ है आपका, ठीक है जी। तो उसी से आगे हम बात करते हैं कि भाई मैंने वहां पर भी बात कही थी कि ये चालक नहीं है, ये एक चालक की तरह बिहेव नहीं करेगा
चालक में जितना प्लस यहाँ पे होता है तो उतने माइनस यहाँ पे आ जाता, अगर जितना माइनस यहाँ पे उतने प्लस यहाँ पे आ जाता है। बट ये है आपका प्रावैद्युत, तो ध्यान रखिएगा जितना आवेश यहाँ पर उतना आवेश यहाँ पर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे विद्युत प्रेरण नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है ध्रुवण हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, ठीक है नहीं। तो पोलराइजेशन की वजह से जो आवेश उत्पन्न होता है वो अलग होता है, और प्रेरण की वजह से जो आवेश उत्पन्न होता है उसका जो मान होता है वो समान होता है आपका, ठीक है बेटा। तो वही चीज हमें निकालनी है कि ध्रुवण की वजह से, यानी कि जब मैंने प्रावैद्युत को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा तो उसके वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस प्रावैद्युत पर जो आपका आवेश उत्पन्न हुआ, यानी कि ध्रुवण की वजह से जो आवेश उत्पन्न हुआ QP, P का मतलब मैंने बताया था इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन, तो इसलिए P लिखते हैं, तो माइनस QP और प्लस QP, तो इसका मान हमें निकालना है। तो बेटा आपको ये डायग्राम बनाना है, ये पूरी प्लस वाली प्लेट है, ये पूरी माइनस वाली प्लेट है, ठीक है। तो संधारित्र है और संधारित्र के प्लेटों के बीच में प्रावैद्युत प्लेट जिसका प्रावैद्युतांक K है, और ये आपका ई नोट मैंने बताया, जहां पर भी नोट लगेगा वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, कब, जब प्लेटों के बीच में वायु है। और हमने ये भी कहानी पढ़ी हुई थी कि प्रावैद्युत को जैसे ही मैं प्लेटों के बीच में रखता हूं तो उसका अपना खुद का एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिसको मैं बोलता हूं ईपी, ठीक है। और जो आपका ई नोट की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद में डायग्राम के बाद में आप सबसे पहले लाइन लिखिएगा, लिखिए जब संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में वायु है, संपूर्ण स्थान में वायु है, तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तो कितना होगा जी, ई नोट इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में ए, और सिग्मा कितना है, देखो ये आपका वायु वाला है और वायु में चार्ज कौन सा होगा क्यू, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट ए, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिएगा आप, इससे आगे लिखिएगा जब संधारित्र की प्लेटों के बीच के संपूर्ण स्थान में के प्रावैद्युतांक वाले पदार्थ की प्रावैद्युत प्लेट रख दी जाती है, ये वाली प्लेट, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उपरोक्त वैद्युत क्षेत्र यानी कि ब्रैकेट में लिख लेना ई नोट, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा ई नोट, ठीक है, के कारण प्रावैद्युत प्लेट का ध्रुवण हो जाता है, प्रावैद्युत प्लेट का ध्रुवण हो जाता है। अच्छा बेटा, अब इस ध्रुवण की वजह से ही प्लेट के एक सिरे पर माइनस QP और एक सिरे पर प्लस QP आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखेगा इन प्रेरित आवेशों के कारण प्रावैद्युत प्लेट के अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EP यानी कि ध्रुवण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना हो गया बेटा, EP इक्वल टू में, देखो EP फॉर्मूला जनरली ये रहेगा सिग्मा अपॉन में, पर बेटा यहां पर किस आवेश की वजह से ये आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है,
प्लस माइनस क्यू पी की वजह से। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यू पी, ये सॉरी एप्सिलॉन नोट ए की वजह से होगा। ये हो गया 2, और क्यू पी का मतलब होता है ध्रुवित आवेश, ध्रुवित आवेश जो ध्रुवन की वजह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है बेटा, अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग लिखे, नेक्स्ट लाइन लिखेगा आप, अर्थात प्रावैद्युत प्लेट पर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र, अर्थात प्रावैद्युत प्लेट पर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र। तो कितना हो गया बेटा, E बराबर में E नोट माइनस ई पी, और हमें मालूम है, ध्यान रखना है, ये E नोट अपॉन में E इक्वल टू में K होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, चलिए अब आप इसको मैं लिख सकता हूं E नोट अपॉन K, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये ई पी लिख दीजिएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, ई नोट की वैल्यू कितनी है यहां से रखिएगा आप, सॉरी क्यू अपॉन में एरिया एप्सिलॉन नोट और अपॉन में के, ये रहेगा। यहां पे भी बेटा क्या रहेगा, क्यू ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है, माइनस ई पी की वैल्यू क्यू पी अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, जब यहां से आप Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट के, तो मैं यहां से 1 अपॉन में A एप्सिलॉन नोट और Q माइनस क्यू पी, तो ये और ये कैंसिल, तो यहां से आपका फाइनली कितना बना, Q अपॉन के इक्वल टू में Q माइनस क्यू पी। ठीक है बेटा, अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल, इसको तो इधर लेकर आ जाए, ये क्यू पी तो पॉजिटिव हुआ, और Q माइनस में कितना हुआ बेटा, Q अपॉन में K। तो यहां से मैं इसको और सही से लिखूं तो क्यू पी मैं लिख सकता हूं क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। तो बेटा ये चीज होगी आपकी। तो कितना आवेश उत्पन्न होगा, ध्रुवन की वजह से प्रावैद्युत की प्लेटों पर कितना आवेश उत्पन्न होगा जी, क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस में 1 अपॉन के। ठीक है बेटा, तो आप लिख सकते हैं इसके नीचे इस प्रकार प्रावैद्युत प्लेट के बाएं पृष्ठ पर, इस प्रकार प्रावैद्युत प्लेट के बाएं पृष्ठ पर कितना, माइनस क्यू पी का मतलब बेटा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू 1 अपॉन में 1 अपॉन के। ठीक है, तथा दाएं पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है बेटा, वैद्युत आवेश प्रेरित होगा। तो ये था जी आपका। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, गोलीय संधारित्र, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिछले कई सालों से ये आपका रिपीट होता आ रहा है क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन, ये सॉरी डेरिवेशन, या इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, तो चलिए लिखिए इसके बारे में, गोलीय संधारित्र के बारे में। देखो, माना एक गोलीय संधारित्र दो खोखले गोलीय चालकों ए व बी से मिलकर बना है। दोनों गोलीय चालक एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं तथा उनके बीच के माध्यम का प्रावैद्युतांक K है, कैपिटल K है। आंतरिक गोलीय चालक
आंतरिक गोलीय चालक ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। जिसके कारण बी गोलीय चालक बी, जिसके कारण गोलीय चालक बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पहले ध्यान से देखना, ये आपके दो खोखले गोलीय चालक है, एक का नाम दिया है ए, दूसरे का नाम है बी। ठीक है, और हमें पता है खोखले गोलीय चालक को जब भी मैं आवेश देता हूं तो वो सतह पर फैल जाता है। तो इसने क्या कहा है, दोनों गोलीय चालकों में कोई भी संपर्क नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, छोटे वाले गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, छोटी आर, और बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। जो बाह्य गोला है बी वो आपका भूसंकर्पित है, और जैसे कि थ्योरी में लिखवाया है, हम आंतरिक गोले को यानी कि ए वाले गोले को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका बाह्य गोलीय चालक है उस पर प्रेरण की वजह से विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि अंदर की तरफ माइनस हो जाएगा और बाहर की तरफ प्लस। और आपको पता है ये आपका क्या है, भूसंकर्पित, जिसकी वजह से बाह्य पृष्ठ पर जो आपका धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा वो आपका पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो ये तो थी इसकी थ्योरी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, लिखिए अब गोलीय चालक ए पर डेरिवेशन लिखिएगा पूरा। गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो बेटा मैं इसको मैं ए डैश लिख देता हूं, वी ए डैश का मतलब भी मैं बताऊंगा अभी फिलहाल लिखिएगा वी ए डैश, तो बराबर हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर, कंडीशन फर्स्ट। और इनके बीच में जो माध्यम है वो क्या है, के, परावैद्युत है, जिसका परावैद्युतांक के है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब मैं कोई परावैद्युत डाल देता हूं तो जो आपका विभव है वो इस फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए V नोट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, पर बेटा K भी है ना तो K भी लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने K लिखा है। अगर यहाँ पर वायु होती तो हम इस K को नहीं लिखते। ठीक है, चलिए फिर लिखिएगा गोलीय चालक B पर माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो बेटा इस पर कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना तो -1/4 पाई एप्सिलॉन, के तो रहेगा ही क्योंकि परावैद्युतांक है इस माध्यम में, और Q अपॉन में R, कैपिटल R, क्योंकि इसकी त्रिज्या R है, R दूरी पर है, तो इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस इसलिए आया बेटा क्योंकि ये माइनस आवेश की वजह से है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे लिखिएगा, बहुत ये 2 लाइनें हैं, इसी में इस पूरे डेरिवेशन का राज छिपा हुआ है। लिखिए बड़े ध्यान से, किसी गोलीय चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव के समान होता है, वैद्युत विभव के समान होता है। कहने से मतलब ये है बेटा यहाँ पे
कि जो गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर जो विभव होगा उतना ही विभव आपके पृष्ठ पर भी होगा, यानी कि अंदर और पृष्ठ पर दोनों जगह विभव समान होगा। ठीक है, आगे लिखे इसमें कंटिन्यू। गोलीय चालक ए कोमा चालक बी के अंदर स्थित है, चालक बी के अंदर स्थित है, अतः चालक बी के कारण ए पर वैद्युत विभव, चालक बी के कारण ए पर वैद्युत विभव। तो देखो बेटा, बताया ना कि जितना अंदर, जैसे ये बाह्य गोला है, इस गोले के अंदर ये एक अंदर गोला है ए, पर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो यानी कि इस गोले के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर विभव उतना ही होगा जितना पृष्ठ पर है, और पृष्ठ पर विभव कितना, इतना। अच्छा जी, अब यहां पे आप, पर इसके अंदर तो एक और गोले चालक पहले से रखा है, तो इस गोले चालक का एक तो खुद का अपना है जो आपने यहां पर लिखा है, पर इस पर एक और विभव है, किसके कारण, इस बाह्य गोले के कारण। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं वी ए डबल डैश, यानी कि ए गोले पर बी गोले की वजह से जो विभव आ रहा है, बी गोले की वजह से जो विभव आया वो किसके बराबर होगा, वी बी के ही बराबर होगा बेटा, और उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन में आर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यही चीज पूरे डेरिवेशन में समझने की थी आपकी। ठीक है, चलिए अब लिखिए, अतः गोलीय चालक ए पर परिणामी वैद्युत विभव, अतः गोलीय चालक ए पर वैद्युत विभव, तो बेटा कितना हो जाएगा वैद्युत विभव ए पर। अगर मैं इस पूरे ए की बात करूं, एक तो इसका खुद का अपना, तो अपना खुद का कितना था, वी ए डैश था, फिर इस पर किसकी वजह से आया, बाह्य गोले की वजह से आया, तो कितना आया था जी, वी ए डबल डैश। तो इसको मैं लिख सकता हूं, वी ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। ठीक है बेटा, और वी डबल डैश किसके बराबर है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो आप, तो वी ए कितना हो गया जी, क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन में आर बचता है और 1 अपॉन में कैपिटल आर बचता है बेटा। ठीक है जी, चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसको एलसीएम लेता हूं मैं, इसको इधर आर और इसको इधर आर, इन दोनों के मल्टीप्लाई, तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल आर माइनस आर अपॉन में आर इंटू आर। ठीक है जी, ये चीज हो गई आपकी नंबर, इक्वेशन ए नाम दे दो इसको। ठीक है जी, चलिए तो वी ए भी मिल गया मुझे, और ये क्या था, वी बी। अब बेटा एक चीज बड़े ध्यान से देखोगे, भाई बी पर क्या पोटेंशियल होगा, क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भूसंकर्पित है, और कोई भी चीज जब भूसंकर्पित होगी उस पर जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। तो ध्यान रखना। अब लिखिए, अतः गोलीय चालक ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर, अतः गोलीय चालक ए तथा बी के बीच वैद्युत विभवांतर किसके बराबर होगा बेटा, V बराबर में वी ए माइनस में वी बी। बट हमें मालूम है वी बी बराबर 0। क्यों है बेटा, क्योंकि ये भूसंकर्पित है। ठीक है, तो चलिए, तो यानी कि V बराबर किसके हुआ, वी ए के बराबर हुआ, और वी ए की वैल्यू कितनी हो रखी है आपकी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बेटा R माइनस आर अपॉन में R इंटू में R। ठीक है, और हमें क्या निकालनी थी, धारिता। तो अब आप यहां पे लिखेंगे, गोलीय संधारित्र की
धारिता। तो बेटा लिखो, तो हमें पता ही है धारिता का फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V। तो आवेश तो Q है और V की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और R माइनस R अपॉन में R इंटू R। तो Q से Q कैंसल। तो फाइनली कितना बचता है आपके पास, तो C इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और G यहाँ पे मैं लिख सकता हूं R इंटू R और R माइनस R। ठीक है जी, ये चीजें आपकी। तो ये है क्या, गोलीय चालक संधारित्र, सॉरी गोलीय संधारित्र, चालक नहीं, गोलीय संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच, दोनों गोलों के बीच में कोई प्रावैद्युतांक के हो तो क्या होगा, फॉर्मूला C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R इंटू R अपॉन में R माइनस R, यानी कि R क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या, ये छोटे गोले की त्रिज्या। ठीक है बेटा, तो ये आप डेरिवेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब नोट करके लिखना बेटा, नोट, यदि K इक्वल टू 1 हो, यदि K इक्वल टू क्या है बेटा 1, और K इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, वायु के लिए, यानी कि जब इनके बीच में जो माध्यम है वो क्या है, वायु है, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 होते ही ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C नोट बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R इंटू R, R माइनस में R। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। फैराड, यूनिट जरूर लिखना है इसकी, फैराड। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे कुछ केसेस के बारे में। तो हमने पढ़ा है गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन हमने अभी किया है, C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्मॉल r अपॉन में R माइनस R। ठीक है बेटा, और एक चीज और ध्यान रखना, गोलीय चालक की धारिता, इन दोनों वर्ड को मिसमैच मत करना। संधारित्र एक अलग बात है और चालक एक अलग बात है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता और गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R, जो डेरिवेशन मैंने सबसे पहली क्लास में और शायद पहले दूसरे नंबर पे कराया था आपको, ये वो वैल्यू है। ठीक है बेटा, अब इसमें केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। केस फर्स्ट, अगर आप गोलीय संधारित्र की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता को बढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए देखो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, R को बढ़ा सकते हैं हम, एक तो कैपिटल R को बढ़ा दो और स्मॉल r को भी बढ़ा सकते हैं, बट ये वैल्यू क्या है, नीचे है, तो इसको क्या करेंगे हम, छोटा करना होगा, यानी कि R माइनस R, इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इनको बढ़ाना पड़ेगा और इसको कम करने से आपकी संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका मतलब क्या है बेटा, A तथा B के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, यानी कि इस रिक्त स्थान को हम कम कर दें और त्रिज्याओं को बढ़ा दें, तो हम गोलीय संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। फिर बेटा हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड, देखो अब केस सेकंड में क्या करना है हमें बेटा, आप जो ये बाह्य गोला था इसको आप प्लस आवेश दो, क्या देते हैं, प्लस आवेश, आपने इसको प्लस आवेश दिया, प्लस आवेश दिया आपने इसको, और अंदर वाले गोले को आप भू संकर्पित कर दीजिए, अंदर वाले गोले को क्या कर दिया आपने, भू संकर्पित, ये कर दिया जी। ठीक है, त्रिज्या दोनों की मैं सेम रन देता हूं, और जो दोनों गोलों के बीच में माध्यम है वो मैं K मान लेता हूं, और जो इस गोला है बाहर वाला गोला, इसके बाहर का जो माध्यम है वो K डैश ले लेता हूं। ठीक है, तो केस सेकंड में हमने क्या किया बेटा, अंदर वाले गोले को हमने भू संकर्पित कर दिया है और बाहर वाले गोले को हम क्या कर रहे हैं, धन आवेशित कर रहे हैं। तो यहां पर आपके दो केस बन जाते हैं। अगर मैं इस पूरे की धारिता अगर निकालूं, इस केस की धारिता अगर निकालता हूं, तो यहां पर दो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। नंबर एक तो होता है गोले चालक की संधारिता बन जाएगी, प्लस जो ये बाहर वाला गोला है ये एक चालक है और इसकी खुद की अपनी भी धारिता
होगी। तो यानी कि कुल मिला के जो धारिता होगी के सेकंड में, क्या करते हैं, यदि ए को मैं क्या करता हूं, धन आवेशित करता हूं, और बी को क्या कर देता हूं बेटा मैं, भू संपर्कित, जो भी है लिख लेना मेरी, ठीक है, भू संपर्कित किया। और जी जो अंदर है, अंदर का जो प्रावेदुत है किसके बराबर होगा, के। और जो बाहर है, बाहर का प्रावेदुतांक कितना हो गया जी, के डैश हुआ। तो इससे आपकी धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब ये जो धारिता बनेगी वो एक तो गोलीय चालक का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माध्यम क्या है अंदर के, और जी आर अपॉन में आर माइनस आर, और बेटा प्लस जो बाह्य जो चालक है उसकी खुद की भी धारिता होगी, और वो किसके बराबर होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के माध्यम क्या है बाहर का, के डैश, और बेटा आर। तो ये इसकी चालकता बन जाएगी पूरे सिस्टम की, अगर अंदर वाले को भूसंकर्पित और बाहर वाले को आप धन आवेशित करते हैं तो। अब इसमें भी स्पेशल केस, यदि इसी में नोट करके लिखना, यदि के बराबर के डैश, यानी कि अंदर भी और बाहर का माध्यम दोनों ही सेम हो, तो दोनों ही सेम होंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी के और ये भी के डैश था ना जो, ये भी के बन जाएगा, और मैं पूरे को कॉमन लेता हूं तो देखना बेटा क्या बनेगा, आर और आर माइनस में आर, ठीक है जी। फिर यहाँ पे ये तो के बन गया, बाहर आ गया था, और माइनस में आर। तो इसको सोल्व करोगे अगर एलसीएम लेके, तो देखो बेटा कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस आर प्लस है, सॉरी ये प्लस है ना, ये प्लस, तो ये आप इसको सोल्व करोगे तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर अपॉन में आर माइनस आर, तो ये हो जाएगी। कब, जब बाहर का और अंदर का दोनों का माध्यम कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। और यदि k इक्वल टू 1 हो जाए, यदि k इक्वल टू 1 हो जाए तो c बराबर में क्या लिख सकता हूं, यानी कि k इक्वल टू 1 का मतलब है कि माध्यम अब वायु है, तो c इक्वल टू c नोट बराबर में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर अपॉन में आर माइनस आर, ठीक है बेटा। तो ये चीजें थी आपकी संधारित्र की धारिता के ऊपर। और बेटा अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इन पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल से पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ पीडीएफ्स भेजूंगा आपके क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा और आप देखोगे तो प्लीज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोल सकता हूँ वीडियो में, तो वो पीडीएफ आप अपने सामने रखिएगा, और जिस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, अपने सामने वो पीडीएफ ओपन करके रखिएगा और वीडियो से उनका सॉल्यूशन को नोट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं, और प्लीज अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक को समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। और अभी भी काफी बच्चों का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, जिन बच्चों से मैं काफी उम्मीद कर रहा था कि इन बच्चों का रेस्पॉन्स आएगा, तो उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक। तो आप देख लेना बेटा, अगर आप वाकई में सीरियस हो, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर आप वाकई में सीरियस हो, स्टडी करना चाहते हो, तो फिर ये आपके लिए अच्छी चीजें हैं। बाकी तो जो भी है मैं आपको जितना मैं अपने आप से प्रोवाइड करा सकता हूँ वो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप फायदा उठाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं फायदा उठाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। हमें तो मेहनत करनी है, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आज की क्लास में को हम इतना ही रखते हैं। और न्यूमेरिकल बेटा तभी समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप ये 3 वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगी तो न्यूमेरिकल आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। जब तक आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल, मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होने जा रही है। तो अगर आप ये बिना तीनों वीडियो देखे आप सोच रहे हो कि सर ने तो न्यूमेरिकल की वीडियो भेजी, कि काफी बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल कब कराओगे, न्यूमेरिकल कब कराओगे, तो बेटा न्यूमेरिकल ऐसे नहीं होंगे जैसे आप सोचते हो।
ठीक है।